हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स में ही फेज डिफरेंस की बात आती है, तो उसमें देखेंगे कि फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी भी बिना देरी के। और यार, सबसे बड़ी बात, हम लोग इस टॉपिक को जितना सिंपल समझते हैं उतना सिंपल और ये इजी टॉपिक है नहीं। एक्चुअल में ये टॉपिक बड़ा ही डीप में जाने वाला टॉपिक है, इसको बड़ा डीपली समझने वाला टॉपिक है। वैसे कहने को तो कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जहाँ पर जो लाइट वेव होती है उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ऐसी लाइट सोर्स को कहते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्स। बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ होती है कि फेज डिफरेंस क्या है, किस बात पर डिपेंड करता है। अगर ये नहीं तो वो होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सभी आपके डाउट्स मुझे पता है उठते होंगे दिमाग में, बट आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी 101% डाउट को मैं क्लियर करूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर पूरा एंड तक नहीं देखने का आपका मन है तो अभी से वीडियो को बिल्कुल मत देखें। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लास्ट में जाकर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आप लोगों में से अभी भी कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, इस नोट्स को मैं आपको बाद में दूंगा, सबसे पहले इधर आते हैं। इधर समझने वाली बात, यार कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। आप लोगों में से बुक में सभी ने डेफिनेशन पढ़ी है। ऐसे लाइट सोर्स जहाँ से इमिट करने वाली लाइट वेव का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको इंटरफेरेंस क्या होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ, पर आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेव किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करती हैं तो उनके मिलने से इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस वजह से जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पर इंटेंसिटी कम वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से वहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं, और जहाँ पर कम वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। समझ में आई बात। अब एम्पलीट्यूड का आपका एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब यही जो फाई है इसी को हम कहते हैं फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया। इंटेंसिटी का मैं क्या आता है एक्सप्रेशन, कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको पता होगी, हो सकता है पहले से, क्योंकि ये सब बुक में बड़ी सिंपली दिया होता है। आज की इस वीडियो में हमें कुछ अलग हट के पढ़ना है। बहुत, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है यार, क्योंकि थोड़ा आपका दिमाग हटा तो समझ में नहीं आएगा। तो वेव की इक्वेशन क्या होती है, A साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में या फिर 11th में, जहाँ भी है। अब कोई दो सोर्स मान लो S1 है, ये दूसरा सोर्स S2 है, ये वेव है, किसी भी पॉइंट P पर मिलती है, ठीक, ये पॉइंट P पर वेव मिलती है। इस वेव की मान लो इक्वेशन है y1 A साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और इस वेव की इक्वेशन है A साइन ओमेगा टी प्लस के x2। अब आप लोगों को पता है, जब इंटरफेरेंस पढ़े होंगे तो उसमें कहा जाता है कि जो सोर्स हम लोग यूज यहाँ पर करते हैं वो कैसा सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा। मोनोक्रोमेटिक कौन से सोर्स होते हैं, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और इस एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा है, ये डिस्को डब्लू मत समझना, ये ओमेगा है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी ओमेगा लिया, ये ओमेगा लिया। पाथ डिफरेंस क्या है, x1 x2 पाथ डिफरेंस है। समझ पाए, मतलब x1, ये x1 डिस्टेंस से ली वेव और ये वेव x2 डिस्टेंस से ली। और पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा x x2 माइनस x1। अब सुनना, यहीं से स्टार्टिंग होती है फेज डिफरेंस की कहानी की। अब मान लिया जाए, कहा जाता है, पहले एक बात सुनो, पहले कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर ओमेगा ना सेम हो तो क्या होगा। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो फेज़ क्या होगा, यहाँ पर फेज़ क्या होता है, इन दोनों का माइनस, ये पूरा फेज़ है, ये पूरा फेज़ है,
फेज डिफरेंस, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है ना, हमने माना, तो ओमेगा वन हो गई, ये ओमेगा टू हो गई, ये ओमेगा वन हो गई, ओमेगा टू हो गई। अब ये ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। अब सुनना, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखना, इन दोनों से ही अभी आपको सब समझ में आएगा, तो बस यहीं पर ध्यान से देखना। हमने माना कि फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेव्स की डिफरेंट हैं, जबकि कहा गया हमसे कि लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक हो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो, बट हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ले ली। हम ये देखना चाहते हैं अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तब क्या हो जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फेज डिफरेंस पहले पार्ट डिफरेंस पर तो डिपेंड था ही, ये पार्ट डिफरेंस पर ही तो फेज डिफरेंस डिपेंड होता है। फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पर डिपेंड होता है। अब फेज डिफरेंस हमारा फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड होने लगा, और वो फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ वेरी कर रही है। ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ वेरी करेगी और फेज डिफरेंस भी हमारा अब टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर फेज डिफरेंस हमारा टाइम के साथ वेरी करने लगा, फेज डिफरेंस भी अगर टाइम के साथ वेरी करने लगा, तो अब इस वाले एक्सप्रेशन पर आओ, एम्पलीट्यूड के वाले में। फेज डिफरेंस टाइम के, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस है, ध्यान देना, फाई है। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करने लगा तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा, तो कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और थोड़े टाइम के लिए मैक्सिमम होगा। ठीक, मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड पर मैक्सिमम हुआ और t इक्वल टू 2 सेकंड पर मान लो मिनिमम हुआ, फिर t इक्वल टू 3 सेकंड पर मैक्सिमम हुआ, फिर t इक्वल टू 4 सेकंड पर मिनिमम हो गया। मतलब मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। अब एम्पलीट्यूड आपको पता है किस बात पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इंटेंसिटी इस पर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी भी मिनिमम। अब इससे होगा क्या, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी, इंटेंसिटी मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज फॉर्म होगी। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा तो किसी भी पॉइंट P पर कुछ टाइम के लिए डार्क फ्रिंज फॉर्म होगी, कुछ टाइम के लिए ब्राइट, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो हम वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे और हम इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं देख सकते। इस वजह से फेज डिफरेंस में फ्रीक्वेंसी को सेम लिया जाता है, दोनों ही वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब फ्रीक्वेंसी सेम होने पर क्या होगा, ये ओमेगा माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा और फेज डिफरेंस सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगा, दोनों ही वेव के बीच का पथ डिफरेंस। अब आती है बात पथ डिफरेंस क्या होता है। ये देख सकते हैं, ये वाली वेव x1 डिस्टेंस चली, ये वाली डेज x2 डिस्टेंस चली, किसी भी पॉइंट पर P पर। मान लो ये वेव, मान लो क्या दिख भी रहा है हल्का हल्का, ये वेव इस वेव से ज़्यादा पाथ चली तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, फेज डिफरेंस की वैल्यू डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस पर, कि अगर फेज डिफरेंस कुछ ऐसा आया, फेज डिफरेंस कुछ ऐसा आया कि पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा आया दोनों ही वेव के बीच का। अब फेज डिफरेंस की वैल्यू डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस पर। अब पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा आया जिससे फेज डिफरेंस कुछ ऐसा आया जिससे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा आया जिससे फेज डिफरेंस कुछ ऐसा आया जिससे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया, तो वहाँ पर डार्क फ्रिंज फॉर्म होगी। अभी देखेंगे कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या होगा। इतना क्लियर हो गया होगा मुझे हिसाब से, ठीक है। अब तुम मेरी बात सुनो, ये S1 है, ये S2 सोर्स है, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ वेव पहुँची, ये वेव यहाँ पहुँची, ये x1 पाथ है, ये x2 पाथ है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है x2 माइनस x1। अब सुनो, अलग अलग पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है,
अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फेज डिफरेंस होगा। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अलग अलग पॉइंट पर, मान लो पॉइंट पी है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस मतलब यार तुम ये सोचो, ये x1 वेव यहाँ पर इतना चली, x2 वेव यहाँ पर इतना चली, तो पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 आया। अब इस पॉइंट पर x1 वेव इतना चलेगी, x2 से जो वेव निकलेगी वो थोड़ा और उसको पाथ कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ का पाथ डिफरेंस, ये ऐसे समझो, यहाँ का पाथ डिफरेंस यहाँ के पाथ डिफरेंस से अलग आएगा ना। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, तो अलग अलग पॉइंट पर देखो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस। मान लो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कुछ भी है यार, मतलब यहाँ पर कुछ है पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस मान लो y है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग फेज डिफरेंस होगा। यहाँ का फेज सेम नहीं रहेगा यार। डेफिनेशन में तुम ध्यान सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पर यही मेन वीडियो का यही मेन पार्ट है, कि हिसाब से कह लो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अलग फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा अलग, ये देखो इस पॉइंट क्यों पर कोई दूसरा पाथ डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पर भाई पाथ डिफरेंस क्या है, ये वेव यहाँ पर देखो थोड़ा और इसको चलना पड़ा, S1 से जो वेव निकली, S2 से जो वेव निकली, इसको थोड़ा और चलना पड़ा, जिस वजह से यहाँ का जो पाथ डिफरेंस है वो कुछ और आएगा, जिस वजह से यहाँ का फेज डिफरेंस भी कुछ और आएगा। यहाँ का फेस बराबर नहीं होगा। आई रिपीट, क्योंकि यहाँ का फेस यहाँ के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पाथ डिफरेंस अलग है। समझ पाए, यहाँ के पाथ डिफरेंस की तुलना में यहाँ का पाथ डिफरेंस अलग है, इस वजह से यहाँ पर फेज डिफरेंस भी अलग होगा यहाँ से। अब यहाँ फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का, मेरे बात समझना, डेफिनेशन में लिखा है फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल समझना कि यहाँ का फेस इस पॉइंट P पर जो फेस है वो पॉइंट P Q पर रहे, Q पॉइंट के R पर रहे। अक्सर हम लोग यही समझते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि पॉइंट P पर जो वेव आ रही है, पहली वेव दूसरी वेव है, दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, दोनों का इंटरफेरेंस होने के बाद पर इन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। वो फेज डिफरेंस जो शुरू में था दोनों ही वेव के बीच का फेज डिफरेंस वो आखिरी तक बना रहे। यहाँ पर पूरे वेव इन दोनों के दौरान फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे, फेज डिफरेंस चेंज ना, इसको कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉइंट P पर जो फेज डिफरेंस है वो पॉइंट Q पर रहे, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस कांस्टेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का मतलब जो वेव जब वेव शुरू हुई थी, ट्रेवल करना स्टार्ट करी थी, तब जो फेज डिफरेंस था वो वेव जब आकर पॉइंट P पर मिलती है तब भी वो फेज डिफरेंस बना रहे। मान लो शुरू में जब वेव ट्रेवल करी थी उन दोनों ही वेव के बीच का फेज डिफरेंस फाई था, तो आखिरी में जब वेव पॉइंट P पर मिलती तब भी फेज डिफरेंस फाई बना रहे, वो चेंज ना हो जाए बीच में, ठीक है। इसको कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि यहाँ का फेज डिफरेंस यहाँ बराबर हो, ऐसा नहीं है। और इस वेव के लिए भी यही लागू होता है, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पॉइंट P पर बना रहे, वो चेंज ना हो, इसको कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जितना समझाना था समझा दिया। अब थोड़ा सा और चीज़ समझते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी का फार्मूला आता है। देखो इंटेंसिटी फार्मूला आता है कि √A1 प्लस √A2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसके लिए आता है इंटेंसिटी का फार्मूला √A1 माइनस √A2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है कि
A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसके लिए मिनिमम एम्पलीट्यूड आता है कि A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। फेज डिफरेंस, हाँ, और एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इधर भी वही होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। कॉस फाई कब मैक्सिमम होगा? देखो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे सुनना, कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंस में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। इस वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तभी तो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब फाई मैक्सिमम होगा। और कॉस फाई कब मैक्सिमम होगा? कब मैक्सिमम होगा बोलो भाई? कॉस फाई की वैल्यू जब +1 होगी तब मैक्सिमम होगा, मतलब फाई 0 होगा। फाई कब फाई 0 होगा? फाई 2 पाई होगा, फाई 4 पाई होगा, सो ऑन। यानी कि फाई की वैल्यू हम कह सकते हैं 2n पाई होगा। समझ पाए? ठीक है। अब पाथ डिफरेंस पे बात करते हैं। पाथ डिफरेंस पर, पाथ डिफरेंस तो जानते हैं हम लोग, फार्मूला डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। समझ पाए? तो डेल्टा फाई 2n पाई, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? n लैम्डा। यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। n की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब अगर तो यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सो ऑन। समझ पाया? समझ पाए? अब समझ, अभी और समझा रहे हैं, रुकना। अब इधर देखो, डिस्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। मतलब कॉस फाई कब मिनिमम होगा बताइए? कॉस फाई कब मिनिमम होगा? -1 पे। तो फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 सॉरी पाई 3 पाई 5 पाई सो ऑन। यानी कि फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2n-1 पाई पर होगी। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप 0 1 2 3। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पाथ डिफरेंस के बारे में। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा? इसी तरह निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 सो ऑन। ये पाथ डिफरेंस होगा। अब सुनना, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 लैम्डा। सही है? 0 पुट किया तो 2n + 1 बाई 2 लैम्डा। यानी कि यहाँ पर अगर 1 पुट किया तो 2 1 + 3 हो जाएगा, 2 × 4 1। हाँ सही है। तो इतना आएगा हमारा पाथ डिफरेंस। अब जो बताने जा रहे हैं वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहानी नीचे से ऊपर स्टार्ट होगी, समझना। अब जो भी हम बता रहे थे ना आपसे वीडियो में पहले से, कि देखिए पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा आया कि फेज डिफरेंस कुछ ऐसा बना कि जिस वजह से वहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, या फिर पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा है जिसकी वजह से फेज डिफरेंस कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो गई और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो गई। ठीक है? तो अब उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग के पास एक्सप्रेशन आ चुके हैं, पाथ डिफरेंस के भी आ चुके हैं और फेज डिफरेंस के भी आ चुके हैं। इससे हम लोग बिल्कुल आसान से और सरल समझेंगे। अब सुनना, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। यहाँ से वेव किसी पॉइंट P पर चली, यहाँ से वेव पॉइंट P पर चली। ठीक है? ये मिली। अब मान लो ये दोनों का पाथ डिफरेंस x1 x2 था। पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 हमारा होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है x2 माइनस x1। अब दोनों ही वेव का अगर पाथ डिफरेंस 0 आया या लैम्डा आया, मान लो पाथ डिफरेंस दोनों ही वेव का लैम्डा आया। अब पाथ डिफरेंस लैम्डा आया, तो मतलब फेज डिफरेंस कितना आया? 2 पाई आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा आया, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग फेज डिफरेंस होगा, ये चलेगा। पर जहाँ पर शुरू में दोनों वेव के जो फेज डिफरेंस है वही लास्ट तक बना रहे फेज डिफरेंस, इसको कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर? अगर मान लो दोनों ही वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा आया, ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई आएगा भाई। क्लियर हुआ? इस फार्मूला में रख के देख लेना आप लोग। फेज डिफरेंस 2 पाई आया, ठीक, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा आ गया तो फेज डिफरेंस 2 पाई आया। फेज डिफरेंस 2 पाई आया तो मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई मतलब बायड फ्रिंजेस फॉर्म हो गई। इसी तरह यहाँ पर पाथ डिफरेंस मान लो λ/2 आया दोनों ही वेव के बीच में। मान लो एक वेव ऐसे चली, एक वेव ऐसे चली, किसी पॉइंट क्यू पर मीट करी, S1 से चली x2, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा आया कि λ/2 आया। पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा है कि λ/2 आया, तो पाथ डिफरेंस λ/2 आया मतलब फेज डिफरेंस कितना आया? 3 पाई आया। फेज डिफरेंस 3 पाई मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम आया। एम्पलीट्यूड मिनिमम मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम इंटेंसिटी आई। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब डार्क फ्रिंज फॉर्म होगी। बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब आपको फेज डिफरेंस तो मेरे हिसाब से तो और क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छा से क्लियर होगा। इतना आपको डीप हो सकता है आप ना सोचे हो, अगर सोचे हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले से आपको मालूम है तब तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। इतना कोई फेज डिफरेंस और कोहेरेंट सोर्स के बारे में शायद ही कोई बताता हो, तो मैंने आज वीडियो में पूरी कोशिश करी आपको फेज डिफरेंस के बारे में समझाने की। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बुलाऊंगा इसी टॉपिक पर, क्योंकि मैं इस टॉपिक को एकदम इसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में और हम लोग डिटेल समझेंगे कि ये जो लैम्डा फेज डिफरेंस और 2 लैम्डा कैसे आ रहा है, इसको भी देखेंगे। लैम्डा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैम्डा फेज पाथ डिफरेंस कैसे आ रहा है, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस कैसे आ रहा है, 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस कैसे आ रहा है, और इसकी वजह से ये फेज डिफरेंस 2 पाई कहाँ से आया, फेज डिफरेंस 4 पाई कैसे आया, इस बात पर डिस्कशन करेंगे। बाकी सब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा आज की इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।